नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और अगले 1 घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरों की बात तो करेंगे ही, लेकिन हमारा मुख्य रूप से फोकस रहेगा झारखंड और महाराष्ट्र की चुनावी राजनीति और गठबंधनों की रणनीति को लेकर, क्योंकि इस वक्त चूंकि झारखंड में नामांकन के प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया का आज से शुरुआत हो गई है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के दल अभी भी जूझते नजर आ रहे हैं। हालांकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की बात करें तो सभी घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को फाइनल कर लिया है। ऐसे में चर्चा होगी आज झारखंड और महाराष्ट्र में गठबंधन दलों की रणनीति पर ही। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। झारखंड चुनाव को लेकर एनडीए की सीट शेयरिंग फाइनल। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारों के उलझे गणित ने बढ़ाया सियासी पारा। सीएम पद संभालते ही नायब सैनी ने लिए बड़े फैसले। हरियाणा के सभी अस्पतालों में मुफ्त में होगी डायलिसिस। किसान कल्याण के प्रति फिर दोहराई प्रतिबद्धता। दिल्ली में जानलेवा हुआ प्रदूषण का स्तर। यमुना में जहरीले झाग और खतरनाक एक्यूआई को लेकर भाजपा हमलावर। आम आदमी पार्टी सरकार पर राजधानी को गैस चैम्बर बनाने का आरोप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अफ्रीकी देश मलावी के दौरे का दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर। और खेलों में बेंगलुरु टेस्ट की दूसरी पारी में भारत की ओर से कोहली, रोहित और सरफराज ने जमाए अर्धशतक। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर बनाए 231 रन। न्यूजीलैंड से अभी भी 125 रन पीछे। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं हरियाणा की खबर से, जहां नई सरकार शपथ लेने के बाद से ही एक्शन मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यभार ग्रहण करते ही कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सेवा निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने किसान की फसलों की खरीद को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए हैं। नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद से मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालते ही नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में क्रोनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सेवा की सुविधा मिलेगी। साथ ही भविष्य में सभी मेडिकल कॉलेज में भी मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान की जाएगी। देश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। कैबिनेट के दूसरे अहम फैसलों में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों की फसलों की खरीद को लेकर फैसला लिया। सरकार धान की खरीद करेगी। अन्नदाता की फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम सरकार करेगी। हमने ये कहा है कि 17% से नमी धान के हर दाने को खरीदने का काम एमएसपी के ऊपर हमारी सरकार कर रही है। नायब सिंह सैनी ने बताया कि 17 अक्टूबर तक हरियाणा की मंडियों में कुल 27,45,328 मीट्रिक टन धान की आवक हुई है। हमने 23,21,682 मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की है। अब तक 11,50,673 मीट्रिक टन का उठान भी हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने युवाओं, महिलाओं के सम्मान को अपना कर्तव्य बताया। उनका कहना है कि गरीब व्यक्ति के द्वारा हमारी सरकार चुनी गई है। किसान हमारे लिए सम्मानित है, हमारा युवा हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश की नारी हमारे लिए सम्मानित है, हमारे प्रदेश का जो गरीब व्यक्ति है उसका सम्मान करना हमारी सरकार का दायित्व है। मुझे खुशी है
कि ये सरकार को जो चुना है ये गरीब व्यक्ति के द्वारा चुनी गई सरकार है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गरीबों के लिए कई अभूतपूर्व काम किए, लेकिन कांग्रेस ने किसानों में भ्रम फैलाया, साथ ही युवाओं खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया। कहीं न कहीं युवाओं को अविश्वास में धकेलने का काम कांग्रेस ने किया। हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों को भी यूज किया। जो हमारे खिलाड़ी हैं, हमारे गौरव हैं, हरियाणा प्रदेश का गौरव है, जो इस देश का भी गौरव है, जो इस देश को सम्मान दिलाने का काम करते हैं, कांग्रेस ने उन खिलाड़ियों को भी यूज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात झारखंड की, जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झारखंड में शुक्रवार को पहले चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई और इस बीच विभिन्न गठबंधन भी सीटों पर सहमति के प्रयास में जुटे दिखे। झारखंड में एनडीए के घटक दलों बीजेपी, आजसू, जदयू और एलजेपी रामविलास ने सीट शेयरिंग पर मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद एनडीए अब महाराष्ट्र और झारखंड में विजय अभियान को गति देने में लगी है। झारखंड में एनडीए के बीच सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति के बाद बीजेपी 68, आजसू 10, जेडीयू 2 और एलजेपी रामविलास 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए के सभी दल इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को सटीक मानते हुए शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जनता दल यू और एलजेपी झारखंड में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपस में चर्चा हमारी पूरी हो चुकी है, सीट शेयरिंग पर भी सहमति है। जल्दी हमारे उम्मीदवार घोषित होंगे, चुनाव के अभियान में हम कूदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में झारखंड में एनडीए का सरकार बनेगा। गठबंधन का स्वरूप सबका सामने आ चुका है और हम लोग गठबंधन का हिसाब से ही चुनाव लड़ूंगा। 365 दिन पार्टी लगातार काम करती है, जनता के बीच में रहती है। अगर आप देखें पार्टी के कार्यक्रमों को तो हम नहीं समझते कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना काम करती है। क्योंकि कई मुद्दे हैं जो राज्य सरकार या अकेले राज्य सरकार से संभव नहीं है, तो भारत सरकार के साथ मिलकर भी हम इन चीज़ों का निराकरण चाहेंगे और राज्य की तरक्की में झारखंड एक बड़ा हिस्सा बने, ये तैयारी हमारी रहेगी। वहीं झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का पेच अभी भी फंसा हुआ है। 3 राउंड हमारे आपस में बातचीत हुई। कल लेट नाइट तक या परसों सुबह हमारा जो भी भागीदारी होगा वो क्लियर होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नामांकन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड के बाद बात महाराष्ट्र की, जहां सीटों को लेकर महायुति का सीट बंटवारा तो अंतिम चरण में है, लेकिन एमवीए में रार थमती नजर नहीं आ रही। अब तो समाजवादी पार्टी भी 12 सीटों की मांग के साथ सामने है। ऐसे में चुनावी बयान भी मुखर है। महाराष्ट्र की बात करें तो महायुति सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में जुटी है। इस सब के बीच शिंदे शिवसेना गुट का दावा है कि महाअघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने का सपना सपना ही रह जाएगा। राज्य को पीछे लेके जाने का काम इतने सालों तक 2-2.5 साल में इन्होंने किया है, तो आने वाले समय में जब जनता पूरे विश्वास से महायुति की सरकार पूरे 5 साल के लिए लाएगी तो इससे और अच्छा काम हम लोग कर पाएंगे। उधर सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी ने 288 में से 260 सीटों पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय कर लिया है, लेकिन 28 सीटों पर सहमति बनना अभी भी बाकी है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव के महाराष्ट्र दौरे ने राजनीतिक पारा बढ़ाने का काम किया है। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत के मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। कोई विवाद नहीं है, हाँ संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। वहीं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर इस वक्त सभी दलों की प्राथमिकता यही है कि कौन सी सीटें किस दल के हिस्से जाएंगी। पहले तो इस पर निर्णय लिया जाए, जिसके बाद उम्मीदवारों की पहेली को भी सुलझाया जाएगा। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष जो कहता है चुनावी पहेली और गठबंधन की रणनीति। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं धनंजय गिरी, भाजपा के प्रवक्ता, और कुछ ही देर में वे हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजय कौशिक जी, और विजय त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कौशिक जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि और झारखंड से शुरुआत करते हैं, फिर महाराष्ट्र पर आएंगे। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि किस तरीके से ये बात सामने रखी गई कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि 3 राउंड की बैठक तो हो चुकी है, लेकिन अभी भी सहमति नहीं बनी। उम्मीद की जा रही है 1-2 दिन में सहमति बन जाएगी। पेच कहां फंसा है? देखिए, पेच कई चीजों पर फंसा होता है। कई बार जो हमारा सहयोगी दल है वो सोचता है कि वो फला सीटों पर जीत हासिल कर सकता है या उसके पास ज्यादा बेहतर कैंडिडेट हैं। वहीं हमें लगता है कि उन सीटों पर कांग्रेस के कैंडिडेट मजबूत रहेंगे। इन चीजों को लेकर पेच फंस जाता है और उस पर बाकायदा बातचीत होती रहती है, और कई बार कई राउंड की बातचीत के बाद में आपस में तय होता है कि ठीक है भाई, इस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार मजबूत रहेगा और उस सीट पर हमारे सहयोगी का उम्मीदवार मजबूत रहेगा। तो इस आधार पर टिकटों का बंटवारा फाइनल होता है। इसमें कई बार ये भी होता है कि भाई हम जो सीटें चाहते हैं, हम जितनी सीटें चाहते हैं, हमारे सहयोगी दल उतनी सीटें देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि किसी भी प्रदेश में जो प्रादेशिक दल है जिसके साथ कांग्रेस समझौता करती है, उनकी इच्छा ये रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें ताकि ज्यादा से ज्यादा बहुमत उनका आए और कांग्रेस के ऊपर उनका एक तरीके से जो एक वजन है वो बिल्कुल भी उन्हें महसूस ना हो। कौशिक जी, कहीं ऐसी बात भी आती है कि जैसे हम देख रहे हैं कि चिंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए, आपकी ही सांसद हैं गीता कोरा जो बीजेपी में शामिल हो गए, कई और बड़े नेता भी हैं जो शामिल हो गए हैं बीजेपी में, और साथ ही कुछ जो तमाम गुट हैं आपके जो गठबंधन दल के साथी हैं उनके साथ भी देखें तो कुछ आंतरिक कलह की बातें भी सामने आती हैं, जो कहा जाता है कि स्वाभाविक है, भाई राजनीति है ये तो। लेकिन इन सबके बीच क्या कहीं कमजोर जमीन पर खड़ी नजर आती है, या यूं कहें कि मुश्किलें बढ़ती भी नजर आती हैं कांग्रेस की? देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पार्टी के अंदर जब कार्यकर्ताओं की बात आती है तो कार्यकर्ता कहता है संघर्ष करो, लेकिन पार्टी के कुछ रणनीतिकार हैं जो संघर्ष नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि गठबंधन की राजनीति से उनका जो बेनिफिट है वो चलता रहे। यही कारण है कि क्षेत्रीय दल धीरे धीरे हम पर हावी होने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा है और झेलना आगे भी झेलना पड़ेगा। आपने इस बात में बहुत सारे बिंदु ऐसे सामने रख दिए हैं जिन पर बात की जा सकती है, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है जैसे कि आपने कहा है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनके कारण कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। धनंजय गिरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आज कांग्रेस के राजेश ठाकुर, कांग्रेस के नेता, ने ये बात सामने कही कि एनडीए में दल आते हैं जाते हैं, अब तो पुराने सहयोगी आजसू को भी साथ जोड़ने का प्रयास करिए, बीजेपी उन्हें लगे अपने दम पर तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, लोजपा को भी अकोमोडेट करने का प्रयास किया जा रहा है इत्यादि। आपकी प्रतिक्रिया? आपका म्यूट अनम्यूट कर दें प्लीज। आवाज आ रही है अब? जी, आ रही है। मैं कह रहा था कि कांग्रेस की बात अगर करें तो राजनीति की रेस से कांग्रेस धीरे धीरे बाहर होती जा रही है, जैसे आप अभी बता रहे थे विजय जी। अब इनकी यहाँ की स्थिति ये है कि इनके सारे सहयोगी इन पर सवार हो चुके हैं। सबको लगता है कि कांग्रेस की नैया डूब रही है, और इस डूबती हुई नाव पे अब कौन सवारी करना चाहता है, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखेंगे जैसे हरियाणा के नतीजे आए या जम्मू कश्मीर के नतीजे आए, जो स्ट्राइक रेट रहा, राहुल गांधी ने 12 सीटों पर यहाँ प्रचार किया, 8 उसमें जीत उसमें हार गए, वहां 11 सीटों पर प्रचार किया, 8 उसमें हार गए। तो इस तरह की सिचुएशन में कोई सहयोगी आज कांग्रेस पर दाव लगाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। दूसरी बात, जहां तक हमारी बात कर रहे हैं तो हमें राष्ट्र की भी चिंता है और महाराष्ट्र की भी चिंता है। हमारी दूरी सिर्फ धृतराष्ट्र से, और जहां जहां धृतराष्ट्र है, राष्ट्र भी खुश है, महाराष्ट्र भी खुश है,
धृतराष्ट्रों के लिए दिक्कत की बात है। और जहां तक झारखंड की बात करेंगे तो संथाल परगना में पहले आदिवासियों की संख्या 44% थी। हेमंत सोरेन के सरकार में घटकर 28% हो गई। 37 आदिवासी बच्चियों का बलात्कार हुआ, 30 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। तो जहां जहां कांग्रेस के समर्थन से सरकारें चल रही हैं, उसकी दुर्गति ऐसी है कि जनता हमें भारी मतों से लाने के लिए तैयार बैठी हुई है। वहां के जो भी लोग हैं, आज आम आवाम जिस तरह से वहां के धरती के आदिवासी अपने ही जमीन से बेगाने हो रहे हैं, वहां जिस तरह से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही है, पूरा ये बदलता हुआ डायनेमिक्स जो है, ये डेमोग्राफी को जो बदल रहा है, ये डेमोग्राफ है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये वहां के आम आवाम महसूस कर रही है। तो आप झारखंड में देखेंगे कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, महाराष्ट्र में हमारी सरकार फिर से आ रही है, पूरे बहुमत से आ रही है। और कांग्रेस की जहां तक आप बात करते हैं, कांग्रेस एक विशेष दल होता था, अभी के चुनाव के बाद वो शेष हो गया। ये 2 चुनाव के बाद तो अब वो कांग्रेस का शेष भी नहीं मिलेंगे। और जितने लोग लेकिन धनंजय जी, आज हेमंत सोरेन का ही बयान था कि भाई झारखंड में तो हम भाजपा को डब्बे में बंद कर देंगे क्योंकि जनता ही है जो निर्णय करेगी। लेकिन अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो 2014 की तुलना में देखें 2019 में आपकी सीटें कम हो गई, हालांकि मत प्रतिशत बढ़ा था। तो इस बार जो तमाम दलों के साथ आप गठबंधन के साथ एनडीए आगे बढ़ रहा है चुनाव में, क्या रणनीति लेकर इस बार आप चुनाव में उतरे हैं कि जो सीटें पिछली बार गंवाई थी इस बार वो नुकसान ना हो? इसीलिए जो हमारे सहयोगी एलाइज हमारे कुछ एलाइज के साथ बात नहीं बन पाई थी, उन एलाइज को साथ में लेकर के, सबको साथ में लेकर के हम चल रहे हैं। और इस बार देखिएगा कि बम्पर मेजोरिटी से हम सरकार बनाएंगे अच्छे। और जनता वहां बिल्कुल अकुलाई हुई है। और जो डब्बे से निकल के आए हैं तो डब्बे की बात कर रहे हैं, जहां से निकल के आए हैं उसी की चर्चा कर रहे हैं। लंबे समय तक वहां रह के आए हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था, हेमंत जी ने जितना जो झारखंड के संसाधनों का अंत किया है, उसकी सजा उन्हें मिली थी। और वहां से निकल के आए हैं, इसलिए उसी डब्बे की चर्चा कर रहे हैं। खैर वो तो उसको लेकर भी आप ही पे हमलावर हैं कि ईडी को भी आप एक टूल की तरह प्रयोग करें। लेकिन यहाँ मैं विजय द्विवेदी जी के पास पहुंचना चाहूंगी। विजय जी, झारखंड की रणनीति में, राजनीति में इस बार के चुनावी समीकरणों में क्या बदलाव आप देखते हैं जिसके आधार पर यह कहा जाए कि ये चुनाव इस बार कुछ अलग है? कितने रोचक, कितने रोमांचक हो सकते हैं ये चुनाव? आपका भी म्यूट है विजय जी, अनम्यूट कर लें। ममता जी, इस बार का जो झारखंड का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से हुआ है कि जो सबसे बड़े 2 इशू हैं झारखंड में, एक तो है हेमंत सोरेन साहब अपना जो फैक्टर है विक्टिम कार्ड का, कि वो उनको जेल भेजा गया, तो उसका किस तरह से फायदा वो उठा सकते। लेकिन दूसरी तरफ डेमोग्राफी चेंज जो हुआ है झारखंड में, खासतौर से संथाल परगना के क्षेत्र में, उसको कितना बड़ा इशू बनाया जा सकता है। वो बहुत गंभीर घटना भी, वो चुनावी घटना ही नहीं है। जैसे वहां पर जानते होंगे, धनंजय जी भी जानते हैं, कौशिक जी भी जानते हैं कि वहां पर एक पूरी की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है और आदिवासियों की हिस्सेदारी कम हुई है। तो उस पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली बार गलती की थी, एक तो वो गैर आदिवासी चेहरे के साथ गई और जो खास तौर से उनके आदिवासी लीडर्स थे वो भी पार्टी को छोड़कर चले गए थे। तो अब उनकी वापसी हो गई है। पार्टी एक तरह से भले अभी चेहरा बनाया कि नहीं बनाया, लेकिन आदिवासी चेहरे के साथ चुनाव लड़ रही है। तो आदिवासी के इशू बनाने को और डेमोग्राफी चेंज पर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, उसके सहयोगियों के साथ अपने ताकत की है। लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन के साथ एक विक्टिम कार्ड जो है वो महत्वपूर्ण है। कांग्रेस उसको कैसे एनकैश करती है, कांग्रेस कैसे जाती है। लेकिन चंपई सोरेन जो संथाल परगना के कोल्हान के टाइगर माने जाते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। तो वो भी एक बड़ा कारण होगा भारतीय जनता पार्टी को, यदि सरकार बनती है। यानी बदले हुए समीकरण इस तरीके से सामने आ रहे हैं जिनका प्रभाव दिख सकता है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगी यहाँ पे विजय कौशिक जी। महाराष्ट्र में हम देखें तो महायुति के लिए कहा जा रहा है कि उनका लगभग सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं उन सबको देखकर यही लगता है कि अभी कहीं सहमति बनती नजर ही नहीं आ रही है। क्या नेताओं की महत्वाकांक्षाएं हैं जो सामने आ रही हैं? ये जो 20-25 सीटों की बात की जा रही है कि इन पर सहमति नहीं बन पा रही है, क्या कारण देखते हैं? देखिए, महत्वाकांक्षाएं प्रत्येक गठबंधन दल के अंदर होती है। फर्क केवल इतना है कि उधर मोदी जी केंद्र की सत्ता में आसीन है और उनके हाथ में सीबीआई और ईडी का डंडा है, जिसके चलते उनके सहयोगी भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं या चलने पर मजबूर हैं, या किसी को खरीद लिया जाता है
या किसी को डरा दिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। हमारे हाथ में पावर होती तो आपको हमारे यहाँ भी कोई झगड़ा ना दिखाई देता। बहरहाल जो वहां पर हमारा जो गठबंधन है उसके बारे में मैं बता दूं, शिवसेना भाजपा से अलग होकर हमारे साथ आई थी। उस शिवसेना को तोड़ दिया भाजपा ने अपने धन बल और सत्ता के दम पर। तो आज अगर हमारे सहयोगी दल अपने हिसाब से चलना चाह रहे हैं तो हमारी मजबूरी है सभी को खुश रखना, मिलजुल कर चलना। और वक्त के साथ अगर हमें मौका मिला महाराष्ट्र में सरकार बनाने का तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं वो बीजेपी को छोड़कर भागने में 24 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगाएंगे। चलिए वो तो दूर की कौड़ी है फिलहाल विजय कौशिक जी। अगर हम आज की बात करते हैं तो पाते हैं संजय राउत खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारण कांग्रेस के नेता निर्णय नहीं ले पा रहे, जिस कारण से ये सहमति नहीं बन पा रही है सीट बंटवारे को लेकर। तमाम बयान सुनने को आ रहे हैं। शरद पवार कह रहे हैं कि जयंत पाटिल हैं, उन्होंने ही बुधवार को रैली में कहा कि जयंत पाटिल एक बड़ा चेहरा, एक महत्वपूर्ण रोल उनको मिलेगा जिसमें सब लोग साथ देंगे। उधर उद्धव स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, भाजपा कह रही है कि सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इत्यादि तमाम बयानों के बीच कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देखती है, खासकर तब जब समाजवादी पार्टी भी 12 सीटों की मांग के साथ सामने आ गई है। हालांकि एआईएमआईएम के प्रमुख भी कह रहे हैं कि भाई हम तो बात कर रहे हैं नाना पटोले से, हम तो बात कर रहे हैं शरद पवार से कि हम सब मिलकर भाजपा को आने से रोक सकते हैं सत्ता में। देखिए, सबसे पहली बात तो जिन दलों पर, चाहे वो एआईएमआईएम है, जिनके ऊपर सांप्रदायिकता का लेबल लगा हुआ है, उन दलों को हमें इस गठबंधन में रखना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जहां तक शिवसेना के संजय राउत की बात है तो वो शिवसेना के बयानवीर हैं, उनके बयानों का कोई खास अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए। ये बातें गठबंधन द्वारा टेबल पर बैठकर सेटल होती हैं और सेटल नहीं होंगी तो गठबंधन का कोई अर्थ नहीं है। पर इन बयानवीरों की ही वजह से राजनीति में कई तरीके से पासे पलट भी जाते हैं विजय जी। चलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, धनंजय जी को एक बार ले आती हूँ चर्चा में, उनका भी एक बार बयान ले लेती हूँ। धनंजय जी, मैं आपके पास बयान चल रहे हैं, ये केवल कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी किसी दबाव में आने वाली नहीं है, चाहे वो शिवसेना हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। फिर इंतजार रहेगा जब सीटों के बंटवारे की तस्वीर स्पष्ट होगी, तब यह भी समझ में आएगा कि कांग्रेस इन सीटों को चाहती है, खासकर मुंबई क्षेत्र में मिली या नहीं, नजर रहेगी इस पर। लेकिन धनंजय जी, महायुति की बात करें तो इंतजार है इस बात का कि कब सूची सामने आ सकती है, कब लिस्ट हो सकती है जारी? बहुत जल्द ममता जी, हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसीजन लेता है, उसके बाद बिल्कुल लिस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आप बात करें अघाड़ी की, जो खाए पिए अघाड़ी लोगों का गठबंधन है, उसमें ये खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि इनकी जब सरकारें होती हैं तब ये सीबीआई ईडी जैसे संस्थाओं का बेजा इस्तेमाल करते हैं, और जब ये रहेगी इनके मौका मिलेगा तो बेजा इस्तेमाल करेंगे। कोर्ट ने भी कहा था कि केज पैरोट कहा था। दूसरी बात की बात करें, अगर इनके गठबंधन की बात करें, कहते हैं ना कि सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, तो जो लट्ठम लट्ठा इनके यहाँ चल रहा है कि ये बना दे वो बना दे, हाना किसी के पास कुछ नहीं है किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। जब वहां की जनता महायुति को पुनः सरकार में आसीन करेगी और इनके भ्रष्टाचार, इनके जो लोग हैं तमाम, और कांग्रेस अगर डेमोक्रेसी पे बात करती है, जोर जबरदस्ती पे बात करती है तो कमाल की बात है, क्योंकि कांग्रेस ने तो इतनी सरकारों को बर्खास्त किया है, इतनी बार संविधान को बदला है, इतने तरह के जुल्म डेमोक्रेसी पे किए हैं, और 5 पीढ़ियों से जो एक पार्टी, एक परिवार की पांव पोछ है, दुनिया में ऐसे डेमोक्रेसी की कोई नजीर नहीं मिलेगी। कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति कांग्रेस पार्टी से जुड़कर नहीं रहना चाहेगा, क्योंकि वो आप देखें मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, तो इस तरह के दुनिया में ऐसी कोई नजीर नहीं मिलेगी। और इनसे साथ वही लोग जुड़े हुए हैं जिनका अगली पीढ़ी को सुरक्षित करना चाहते हैं। ये ऐसे ही धृतराष्ट्रों का एक समूह है, जैसे ये राष्ट्र को धृतराष्ट्र पसंद नहीं है, ये हजारों साल की संस्कृति से ये बात साबित हो चुकी है। लेकिन ये अपने लोकसभा के चुनावों में जो इनका प्रदर्शन रहा धनंजय जी, उनको लेकर ये बड़े उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर ही अभी तो बात इनकी अटकी है। देखना होगा इनकी तस्वीर कब सुलझ पाती है। लेकिन यहाँ पर विजय द्विवेदी जी, चूंकि लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी बेहतर प्रदर्शन करने के बाद लग रहा था कि अब शायद उस उत्साह के साथ चुनावों में जाएंगे, लेकिन जिस तरीके की रार, जिस तरीके का संग्राम नजर आ रहा है एमवीए में, उसके बाद क्या यही लगता है कि जैसा हरियाणा में हुआ वैसे ही महाराष्ट्र में ना हो जाए? ममता जी, गठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान काम नहीं होता, ये बात ठीक है।
लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, कांग्रेस का थॉट प्रोसेस क्या है, कांग्रेस की समझ क्या है, गठबंधन में क्यों परेशानी होती है। क्योंकि कांग्रेस जहां भी ताकतवर होती है उसका ईगो जो इशू है ना, वो इतना बड़ा होता है कि वो किसी को नहीं सुनती। आप देखिए हरियाणा में 2 सीटें मांग रहे थे आम आदमी पार्टी, 3 सीटें मांग रहे थे, उनको नहीं दिया, समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। मध्य प्रदेश में जिस तरह से अखिलेश हुआ तो उसका नतीजा क्या हुआ। तो जब तक, और यहाँ भी महाराष्ट्र में भी यही हो रहा, अभी कौशिक साहब कह ही रहते ना कि उद्धव ठाकरे साहब ज्यादा मांग रहे हैं, कम मांग रहे हैं। तो गठबंधन का एक धर्म होता है जिसमें सबको मिलकर, कुछ कम होता है कुछ ज्यादा होता है, उसके लिए आप तैयार होते हैं। अब यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी वही प्रॉब्लम होगी उनको, झारखंड में भी उसी तरह, जहां भी कांग्रेस ताकतवर होगी। उत्तर प्रदेश में तब क्या हो रहा है, 10 में से 7 सीटों पर अखिलेश जी ने उतार दिया कैंडिडेट, क्योंकि आपने उनका साथ नहीं दिया था, नहीं तो 4 सीटें मिल सकती थी। कांग्रेस वहां पर उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं है, लेकिन आप सोचिए गठबंधन का फायदा होकर उत्तर प्रदेश में कैसा परफॉर्मेंस किया, लेकिन वो उनकी मुश्किल रहती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि वो एकनाथ शिंदे जो कम एमएलए वाली पार्टी है उसको मुख्यमंत्री बनाकर रहते हैं, नीतीश कुमार जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर रहते हैं। तो वो गठबंधन धर्म की बात है कि आप गठबंधन धर्म को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। गठबंधन धर्म का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ही आप बॉस रहेंगे, सबसे बड़े रहेंगे। आपको अपने कॉमन एनिमी, कॉमन गोल और जो आपका लक्ष्य है, किस पर जाना चाहते हैं, उसको ध्यान रखकर कभी कम कभी ज्यादा का फैसला करना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस जहां भी उसको लगता है कि ताकतवर है तो वो नंबर 1, वो फिर किसी से समझौता नहीं करना चाहेगी, चाहे नतीजा कुछ भी हो। ये एक बड़ी मुश्किल गठबंधन के लिए, हालांकि गठबंधन में सीटों का समझौता थोड़ा सा टफ काम होता है, और महाराष्ट्र में तो जहां 6 बड़ी पार्टियां इस तरह से हो गई हैं, तो उनके साथ किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे, किस पर काम करेंगे। अभी ईडी सीबीआई की बात हुई, तो हरियाणा में तो कोई ईडी सीबीआई नहीं थी, बिल्कुल कौशिक साहब को पता होगा, कोई ठीक क्या जो हरियाणा में आपने जीती हुई बाजी हार ली। मतलब ऐसी एक्सपर्टीज तो कम ही पॉलिटिकल पार्टी में होती है। चलिए यहाँ पे विजय कौशिक जी का दोबारा से रुख करती हूँ, क्योंकि अभी यूपी की बात की है और यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। विजय कौशिक जी, हरियाणा में जो नतीजे आए, आपको लगता है कि उसकी वजह से ही, क्योंकि जैसे ही नतीजे आए उसके एकदम बाद समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटों पर, अपनी 6 सीटों पर, उस वक्त तक 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार सीधे आपसे बात किए बिना ही, कांग्रेस से बात किए बिना ही घोषित कर दिए। क्या यही आर्म ट्विस्टिंग तो नहीं चल रही झारखंड और महाराष्ट्र में भी? देखिए, सब वक्त की बात होती है। जब एक राष्ट्रीय पार्टी कमजोर पड़ती है तो जो क्षेत्रीय दल हैं वो उसे निगलने की कोशिश करते हैं। लेकिन गठबंधन धर्म में हमें अच्छी तरह से उम्मीद है कि जो हमारे सहयोगी दल हैं वो एक जो धर्म है उसका गठबंधन का, उसे निभाएंगे। और हमारे कहीं भी सीटों को लेकर अगर कोई मतभेद है तो उनको हम सुलझा लेंगे और आगे इस तरह की समस्याएं आगे ना हो, इसके लिए एक बाकायदा कमेटी भी गठित की जाएगी। इसको लेकर हम तैयारी कर रहे हैं कि आगे इस तरह से मीडिया में कोई गलत मैसेज ना जा सके। नाना पटोले जी भी इस बात के प्रयास कर रहे हैं, शिवसेना भी प्रयास कर रही है, और राहुल गांधी जी चाहते हैं कि कहीं भी जहां हमारा गठबंधन है वहां उसको लेकर कहीं कोई किसी तरह की उंगली या मतभेद सामने ना आए, जिससे कि जनता में एक अच्छा मैसेज जाए और गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। जहां तक अभी एक भाई कह रहे थे कि हरियाणा में हार हुई, भैया ठीक है, चुनाव में हार हुई, जो कर्नाटक में भाजपा की हुई, तो ये हार जीत एक अलग पार्ट है, गठबंधन एक अलग पार्ट है। अगर हम हार जीत से तुलना करके अपने सहयोगी दलों को कुचलना चाहेंगे हार जीत के रिजल्ट के ऊपर, तो समय बदलते देर भी नहीं लगती। ये जो भाजपा कह रही है कि गठबंधन धर्म निभाते हैं, तो हरियाणा में आपका जजपा से गठबंधन क्यों टूटा और कई अन्य दलों से गठबंधन क्यों टूटे आप लोगों के? वो तो जजपा ने चुनाव से पहले खुद ही पीछे हट गई थी हरियाणा में। तो नहीं, वो तो चुनावी समीकरण वक्त के साथ बदलते हैं, आपको पता ही है, चुनाव आते हैं तो। लेकिन जजपा ने पहले ही सरकार छोड़ दी, ये सबके सामने ही है। पर भाजपा हमारी तरफ उंगलियां उठाना चाह रही है, तो मैं उन्हें जवाब दे रहा हूँ कि 3 उंगलियां आपकी तरफ भी है। गठबंधन की, चलिए ये बात सही कही आपने, और आपकी बात का जवाब एक बार ले लेती हूँ धनंजय जी आपसे। एक तो इनकी बात का जवाब, लेकिन साथ ही एक सवाल मेरा जरूर है ये, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे के गुट ने जब बैठक की तो उसमें उन्होंने बहुत जोर शोर से इस बात को सामने रखा कि एकनाथ शिंदे ही होंगे मुख्यमंत्री। क्या ये बात स्पष्ट है? देखिए ममता जी, हमारे यहाँ इसका कोई झंझट ही नहीं है। हम लोगों, जैसा कि विजय जी कह रहे थे कि हम लोगों ने बड़ा दिल दिखाया है और हर जगह दिखाया है। गठबंधन धर्म क्या होता है इसकी प्रमाणिकता भारतीय जनता पार्टी के चाल क्षेत्र चेहरे से आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अगर आप कांग्रेस में गठबंधन धर्म की बात करें तो ये तो गठबंधन या धर्म के आधार पर है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रवादी मानते ही नहीं। वहां बंगाल में देखेंगे तो तृणमूल मतलब ग्रास रूट कांग्रेस को ग्रास रूट की पार्टी मानती ही नहीं है। तो जो इनके पास विसंगति और विद्रूपताओं की बात है, जो शिवसेना क्या थी, बाला साहब ठाकरे स्वर्गीय श्रद्धेय अटल का क्या कहा था उन्होंने, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा लेकिन कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। उनके पुत्र बूढ़ा बंश कबीर का जन्मा पुत्र, कमाल वाली स्थिति आ गई है अब। और शिवसेना की आप बात करें, शिवसेना असली शिवसेना तो हमारे ही पास है, जो कोर्ट से साबित है कि भाई दल कोई परिवार से थोड़ी चलता है। कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि परिवार से चले, विचारों से चल रहा है। जो कोई भी दल अगर विचारों से चलता है, मेरे सवाल का जवाब थोड़ा वक्त कम है अभी। नहीं, मैंने आपको बताया है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए चलती है और हमेशा चलती है। और हम लोग गठबंधन में क्या इस बार एकनाथ शिंदे ही होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा? क्या इस चेहरे के साथ ही उतरेंगे चुनाव में? ममता जी देखिए, इसकी आधिकारिक घोषणा अभी जब तक पार्टी फोरम से हो नहीं जाती है, मैं उसके लिए ऑथराइज व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा जो है वो गठबंधन धर्म को निभाने वाला है। और हम लोगों ने बड़ा दिल गठबंधन में पहले भी दिखाया, जैसे विजय जी ने एग्जाम्पल दे दिया। चलिए आपने अपनी बात सामने रखी, लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं कि जब तक गठबंधन की सीटें फाइनल नहीं हो जाती झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में, उसके बाद सीटों के बंटवारे पर रहेगी नजर, जिसके बाद तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी कि कौन सी पार्टी चुनाव प्रचार में कितना आगे बढ़कर काम करती है। तो अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है बीच में, नजर रहेगी तमाम इन चुनावी सरगर्मियों पर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहां वक्त चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहें न्यूज नाइट। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोकझोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22 और 23 अक्टूबर को रूस का दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ग्रुप मेंबर्स के नेताओं और अन्य आमंत्रित सदस्यों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री ये यात्रा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर करेंगे।
ये आयोजन नेताओं को प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। ये इस साल प्रधानमंत्री मोदी की रूस की दूसरी यात्रा है। ग्रुप के 9 सदस्यों तक विस्तार होने के बाद ये पहला शिखर सम्मेलन है। मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई इस साल दक्षिण अफ्रीका में 2023 समिट में सदस्यता की पेशकश के बाद ग्रुप में शामिल हुए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 24 देशों के नेता और कुल 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे, जिससे ये रूस में अब तक का सबसे बड़ा विदेश नीति कार्यक्रम बन जाएगा। मुख्य ब्रिक्स मीटिंग के अलावा ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट में ब्रिक्स और ग्लोबल साउथ मिलकर विश्व के भविष्य का निर्माण इस विषय पर बैठकें होंगी। इसमें एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व और लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक की वजह से विवादों में घिर गए हैं। कर्नाटक भाजपा ने आरोप लगाया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सोशल मीडिया का प्रबंधन विदेशी संचालकों द्वारा किया जाता है। कर्नाटक भाजपा ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से वेरीफाइड फेसबुक पेज से स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा, वक्फ भूमि हड़पने के लिए चर्चा में रहे मल्लिकार्जुन खड़गे का सोशल मीडिया अब विदेशी हैंडल से संचालित हो रहा है। हम कांग्रेस की विभाजनकारी जाति आधारित राजनीति के पीछे विदेशी प्रभाव के बारे में चेतावनी देते रहे हैं और ये इसकी पुष्टि ही करता है। क्यों खड़गे जी, अपने लोगों की बजाय विदेशी लोगों पर भरोसा क्यों? भारत ने आपको इतना कुछ दिया, उसके बाद ये विश्वासघात क्यों? हालांकि खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री प्रियांक खड़गे ने इस आरोप का खंडन किया और कहा कि ये पेज फर्जी है। उन्होंने फेसबुक से इसे हटाने का अनुरोध किया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के नागरिकता कानून की धारा 6A की संवैधानिक वैधता पर सुनाए गए फैसले के बाद अब कांग्रेस को घेरने का काम किया है। दरअसल कल सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी है। अमित मालवीय ने कांग्रेस को घेरते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इंडी गठबंधन ने CAA को निरस्त करने और असम में NRC को रोकने का वादा किया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उनके सभी दावों को अमान्य कर दिया है। यूपीए सरकार ने भी देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी को स्वीकार किया था, लेकिन कुछ नहीं किया। 2004 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने संसद में भारत में 12 मिलियन अवैध बांग्लादेशी होने के विषय में बताया था। ये संख्या अब अनुमानित तौर पर 2 करोड़ है, जो 2004 में यूपीए सरकार द्वारा दिए गए पिछले अनुमान से 67% अधिक है। आगे बढ़ने से पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। देखते रहें न्यूज नाइट। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, शेर का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। सारी
छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। ओ पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और अब बाल विवाह से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। बाल विवाह निषेध अधिनियम को सही तरीके से लागू ना करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि बाल विवाह रोकने के लिए हमें अवेयरनेस की, जागरूकता की जरूरत है। सिर्फ सजा के प्रावधान कर देने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट को दी गई जानकारी के मुताबिक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को 21 दिसंबर 2021 को संसद में पेश किया गया था। विधेयक को शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी विभाग संबंधी स्थायी समिति को जांच के लिए भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल दंड से बाल विवाह को नहीं रोक सकते, इसके लिए व्यापक जागरूकता कार्यक्रम और पीड़ितों के पुनर्वास पर ध्यान देने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए व्यापक दिशा निर्देश भी जारी किए कि राज्य सरकार निगरानी के लिए जिला स्तर पर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर नियुक्त करे। प्रोहिबिशन ऑफिसर के साथ साथ कलेक्टर और एसपी की भी जिम्मेदारी हो। पुलिस की स्पेशल यूनिट बढ़ाई जाए। बाल विवाह निषेध के लिए विशेष यूनिट स्थापित हो। मजिस्ट्रेट को स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के भी अधिकार दिए जाएं। बाल विवाह मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किए जाएं। लापरवाह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सामुदायिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाए। स्कूलों, धर्मस्थलों और पंचायत स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। जिन समुदायों में बाल विवाह प्रथा है उनके लिए खास जागरूकता कार्यक्रम हो। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को गाइडलाइंस को लागू करने का भी निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35 करोड़ से अधिक की 19 संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्ट, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर थीं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है। एजेंसी ने 16 अक्टूबर को इन संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने इससे पहले अप्रैल में पीएफआई की 21 करोड़ से अधिक की 16 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया था। ईडी ने इस साल अब तक कुल 56 करोड़ से अधिक की 35 अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ईडी की जांच में पता चला है कि पीएफआई के सिंगापुर, सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों में 13,000 से ज्यादा सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें लक्ष्य निर्धारित कर धन इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था और विदेशों से जुटाई गई इस धनराशि को आतंकी और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए पीएफआई और उसके पदाधिकारियों के हवाले कर दिया गया। खबरें भी और भी हैं, लेकिन उनका रुख करने से पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। ओ पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश? मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। ओ पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद खबर बिहार से, जहां के सिवान में जहरीले पेय पदार्थ से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आज सुबह 9 बजे सिवान जिला प्रशासन ने 28 लोगों की मौत की पुष्टि की और बताया कि जहरीला पेय पदार्थ पीने से 28 लोगों की मौत हुई। मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया है।
इनके अलावा 8 लोग अभी भी सदर अस्पताल में भर्ती हैं। बाद की कार्रवाई की बात करें तो 8 नामजद लोगों में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि जहरीली शराब के खिलाफ अभियान के तहत कुल 37 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस दौरान पुलिस को हजारों लीटर शराब मिली है, जिसे नष्ट कर दिया गया है। पुलिस और उत्पाद विभाग की विशेष छापेमारी में गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 3000 लीटर देशी अर्धनिर्मित शराब नष्ट की गई। जांच में सामने आया है कि सिवान और सारण में जिस जहरीले पेय पदार्थ को पीने से लोगों की मौत हुई है, उसमें मिथाइल अल्कोहल और इंडस्ट्रियल स्पिरिट की मात्रा अधिक थी। घटनास्थल से बरामद बोतल की उत्पाद विभाग के लैब में हुई जांच में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 80% तक पाई गई। मौसम के बदलते तेवरों के बीच दिल्ली वासी एक बार फिर वायु प्रदूषण की समस्या से घिरते नजर आ रहे हैं। आज ही प्रदूषण दिल्ली के कई स्थानों पर 300 AQI का स्तर भी पार कर गया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने 13 हॉटस्पॉट्स पर विशेष अभियान चलाने के लिए आपात बैठक बुलाई। हवा में धूल के कणों को कम करने के लिए मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी तैनात की गई हैं। लेकिन वहीं प्रदूषण के मुद्दे पर भाजपा दिल्ली सरकार पर लगातार हमलावर है और हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर FIR दर्ज होगी। सर्दी की आहट के साथ ही राजधानी में फिजा बदलने लगी है। इन दिनों दिल्ली वासी प्रदूषण की दोहरी मार झेलने को मजबूर है। एक तरफ जहां यमुना में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है, जो नदी की गंभीर हालत को दर्शाता है और आगामी छठ त्योहार से पहले चिंताजनक स्थिति का संकेत है, तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी में वायु की गुणवत्ता दम घोटू स्तर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को दिल्ली का औसत AQI 293 मापा गया, जो खराब श्रेणी में आता है। राजधानी के कई क्षेत्रों में AQI का स्तर 300 के पार पहुंच गया। लेकिन सत्ता में बैठी दिल्ली सरकार को अब याद आ रहा है कि वायु गुणवत्ता को ठीक करने के लिए कुछ करना चाहिए। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सरकार ने प्रदूषण से त्रस्त 13 इलाकों को चिन्हित कर एक समिति का गठन कर दिया है। दिल्ली के अंदर जितने हॉट स्पॉट्स हैं, उनके कार्य योजना को बनाने और संचालन करने के लिए MCD के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको हॉट स्पॉट्स का इंचार्ज बनाया गया है। वो उनको हेड करेंगे। उनकी अध्यक्षता में, उनके निर्देशन में ये पूरा हॉट स्पॉट्स का जो है ऑपरेशन जो है वो चलाया जाएगा। वहीं दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर भाजपा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी किसी भी समस्या को गंभीरता से नहीं लेती है। उधर वायु प्रदूषण के खिलाफ विरोध जताने के लिए शहजाद पूनावाला गैस मास्क पहनकर स्मोक टावर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के कारण आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गई है। आज दिल्ली की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि दिल्ली गैस चेंबर बन चुका है और गैस चेंबर आम आदमी पार्टी की जहरीली दोषारोपण की राजनीति की वजह से। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे, प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाएंगे। आज यमुना की भी स्थिति देखो और दिल्ली गैस चेंबर बनी है। AQI लगातार गिरता जा रहा है। और क्या करते हैं आम आदमी पार्टी? दिवाली के फटाकों पर बैन, हिंदू त्योहारों पर तो प्रतिबंध लगा देती है, पर यहाँ पर देखिए ये स्मोक टावर जिस पर 23 करोड़ खर्च हुआ था, उस स्मोक टावर पर ताला लगा है। दिल्ली में अक्सर इस मौसम में पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो जाती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर सख्त रवैया अपनाते हुए पराली जलाने वालों पर कार्रवाई न करने पर हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार लगाई। एक नजर AQI पर डाले तो पाएंगे कि शुक्रवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक इंडिया गेट पर 270, आनंद विहार में 339, द्वारका में 324, अक्षरधाम में 293, वजीरपुर में 379, शादीपुर में 337 और रोहिणी में 362 तक पहुंच गया। वहीं नई सरकार के गठन के साथ ही हरियाणा सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उस पर FIR दर्ज होगी और सरकार 2 साल तक उस किसान की फसल नहीं खरीदेगी।
ऐसे किसानों को राज्य सरकार के वेब पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रेड मार्क कर दिया जाएगा। अभी दिवाली और दिसंबर दूर है, लेकिन दिल्ली सरकार की कुव्यवस्था और AQI से स्पष्ट है कि दिल्ली इस बार भी गैस चैम्बर बनने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। न्यूज़ नाइट में आगे बताएंगे आपको इजराइल ने किस तरीके से हमास के प्रमुख को मार गिराया, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का। चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल को बड़ी सफलता मिली है। इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार को मारकर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सिनवार के मरने की खबर से इजराइल के लोग सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। कम उम्र में ही कट्टर हिंसक गतिविधियों में संलिप्त हमास का प्रमुख याह्या सिनवार 7 अक्टूबर 2023 के इजराइल पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था, जिसे लगभग 1 साल बाद ढेर कर इजराइल ने बड़ी सफलता हासिल की है। आइए जानते हैं आखिर कैसे याह्या सिनवार को इजराइल ने अंजाम तक पहुंचाया। पूरे 1 साल गाजा की खाक छानने के बाद आखिरकार इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के सबसे बड़े गुनहगार याह्या सिनवार को ढूंढकर खत्म कर दिया। 7 अक्टूबर के हमले में लगभग 1200 बेगुनाह लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद से ही सिनवार गाजा में फैले हमास के सुरंगों के नेटवर्क में छिपता आ रहा था, लेकिन बुधवार को उसकी मौत उसे बाहर खींच लाई। इजरायली सेना की एक टुकड़ी रफाह में सामान्य गश्त पर थी, तभी उसकी मुठभेड़ 3 आतंकियों से हुई। इजरायली सैनिकों ने उनका पीछा किया तो वो आसपास की इमारतों की आड़ में मोर्चा लेते दिखे। इनमें से 2 आतंकी ढेर कर दिए गए, जबकि तीसरा घायल अवस्था में भागकर एक इमारत में घुस गया। इसके बाद इजरायली सेना ने ड्रोन भेजकर उसे लोकेट किया। ड्रोन कैमरे में वो आतंकी एक कुर्सी पर बैठा दिखाई दिया। उसने पास से एक छड़ी उठाकर ड्रोन पर मारने की भी कोशिश की। इसके बाद इजरायली सेना ने गोला दागकर उस आतंकी का काम तमाम कर दिया। यहां तक सब कुछ आम से सैन्य ऑपरेशन जैसा था, लेकिन जैसे ही इजरायली सैनिक पास पहुंचे तो उन्हें इस तीसरे आतंकी की शक्ल हमास सरगना याह्या सिनवार से हूबहू मिलती जुलती लगी। शक की पुष्टि के लिए शव की जांच होनी थी, लेकिन मलबे की वजह से पूरी बॉडी को तुरंत निकालना संभव नहीं था। इसलिए इजरायली सेना ने एक फैसला किया। उन्होंने शव की एक उंगली काटकर इजराइल भेजी, जहां DNA मिलान के बाद साबित हो गया कि मरने वाला सिनवार ही है। इसके बाद आनन फानन में भारी सुरक्षा के बीच सिनवार का शव इजराइल लाया गया। सिनवार के मरने की खबर से इजराइल के लोग सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाने लगे। उधर PM बेंजामिन नेतन्याहू ने भी देश को संबोधित किया और कहा कि सिनवार की मौत युद्ध के अंत की शुरुआत है। 2.5 महीने में अपने 2 प्रमुखों को गंवा चुका हमास सिनवार की मौत से सन्नाटे में है। उधर जानकारों का मानना है कि सिनवार की मौत
एक साल से जारी पश्चिम एशिया संघर्ष में इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें तेज रफ्तार में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्वामित्व और नियंत्रण वाली 35 करोड़ से अधिक की 19 संपत्तियों को जब्त किया है। ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों, कंपनियों और व्यक्तियों के नाम पर थीं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत ये कार्रवाई की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस के पटना और दिल्ली स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान ईडी को संजीव हंस और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कई सबूत हाथ लगे हैं। बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी संजीव हंस ऊर्जा विभाग में एक पावर कंपनी के प्रधान सचिव रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन को बड़ी राहत देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निपटारा कर दिया है। हाल ही में एक व्यक्ति ने फाउंडेशन पर अपनी बेटियों की ब्रेन वॉश और बंदी बनाने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर किया था। मामले में कोर्ट ने कहा कि दोनों लड़कियां बालिग हैं और अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही हैं। ऐसे में कोर्ट के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने की कवायद तेज हो गई है। यूसीसी के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इससे संबंधित रिपोर्ट सौंप दिया है। जल्द ही कैबिनेट की बैठक में यूसीसी नियमावली रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही प्रदेश भर में यूसीसी लागू हो जाएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च न्यायालय ने राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राम रहीम को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में पुलिस ने 2 युवकों को 2,95,000 रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवकों के पास से नोट छापने के उपकरण और कागज भी बरामद किए हैं। आरोपी युवक लोगों को 30,000 असली नोट के बदले 1 लाख नकली रुपए देने का काम करते थे। यूपी के बरेली में डी फार्मा की फर्जी डिग्री का मामला सामने आया है। इस मामले में सैकड़ों छात्रों से करोड़ों की ठगी करने वाले गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों पर खुसरो डिग्री कॉलेज में 400 छात्रों को डी फार्मा में प्रवेश दिलाने के नाम पर करीब 3,39,94,000 रुपए की ठगी करने का आरोप है। राजस्थान में अवैध रेत खनन से संबंधित मामले में सीबीआई ने 10 स्थानों पर तलाशी ली है। सीबीआई ने जयपुर, टोंक, अजमेर और भिलवाड़ा के 10 अलग अलग स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में तलाशी ली और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद की।